गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम यादव। आज अपन स्टार्ट करेंगे एसएसटी के 50 एमसीक्यू हिस्ट्री के पोर्शन से। क्लास 10th का एग्जाम है और 20 नंबर का एमसीक्यू पोर्शन है तुम्हारा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं पहले एमसीक्यू के ऊपर। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो। देखो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले यहीं पे समझ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट। तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ये सारी की सारी जो भी नेशनलिटीज दी गई हैं तुम्हें बताना है फ्रेडरिक सूरियो किस नेशनलिटी से बिलोंग करता था, उसका नेशन क्या था। तो फ्रेडरिक सूरियो बिलोंग करता था फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच कम्युनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, क्या वहाँ डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी तो थी नहीं। रिपब्लिक कंट्री भी नहीं था, वो सोवर्न स्टेट भी नहीं था। वहाँ था एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या होता है, जब एक ही राजा के अंदर पूरा का पूरा कंट्री रूल कर रहा हो तो वो होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एक ही राजा पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर रहा है तो वहाँ पे कंप्लीटली एब्सोल्यूट मोनार्की था, ठीक है। नेक्स्ट, Who made the famous remarkable statement when France sneezes the rest of the Europe catches cold। ये किसने बोला था, याद करो, ये बोला था ड्यूक मेटरनिच ने कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What happened emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। ये बेसिकली एक नोशन है। क्या नोशन है कि सारे के सारे यूनाइटेड कम्युनिटी हो जाओ, इक्वल राइट्स को एंजॉय करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये नोशंस बेसिकली जब दिया गया था उस टाइम पे हम बना रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरुआत हो रही थी तो वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसे ला पैट्री एंड ला सिटोयन, जिसका मतलब होता था ये कंट्री तुम्हारी फादरलैंड है और तुम इसके सिटीजन हो, ठीक है। तो इसका आंसर है ला पैट्री एंड ला सिटोयन। नेक्स्ट, हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। कितने रंग थे नए फ्रेंच फ्लैग के अंदर, तो 3 रंग थे। ट्राई कलर, ठीक है, ट्राई कलर इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन, देखो एक ट्रीटी ऑफ वियना है, दूसरा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुआ था और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, वो ट्रीटी ऑफ वियना था, वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, ठीक है। नेक्स्ट, द फेमस इटली रेवोल्यूशनरी गुसिपी मजीनी वॉज बोर्न इन डैश इन 1807। सबको पता है गुसिपी मजीनी, अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वो इटली में बॉर्न हुआ था। लेकिन इटली के अंदर भी कौन सी जगह थी, इटली के अंदर जगह थी जेनोआ, वो जेनोआ में बॉर्न हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। गुसिपी मजीनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडर सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन डैश। इसने ये जो सोसाइटी बनाई थी गुसिपी मजीनी, देखो एक तो यंग यूरोप बनाया था और यंग इटली बनाया था। तो यंग यूरोप जो बना था वो कहाँ बना था, वो बना था बर्ने के अंदर, ठीक है। तो याद रखना बर्ने के अंदर बना है यंग यूरोप, ठीक है। और ये बनाया किसने था, गुसिपी मजीनी ने, ठीक है। नेक्स्ट, डैश बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। कौन लोग थे जो ये बताते थे कि ये जितने भी हमारे कल्चर या ट्रेडिशन के अंदर या सोसाइटी के अंदर कुछ मान्यताएं हैं वो हमेशा ऐसी ही बरकरार रखनी चाहिए और वो बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं करते थे। कौन थे वो, क्या वो कंजर्वेटिव थे? यस, वो कंजर्वेटिव थे जो कि ऑर्थोडॉक्स सोच रखते थे। इन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं पसंद था अपनी सोसाइटी के अंदर। और याद रखो चेंज ला कौन रहा था, चेंज ला रहा था गुसिपी मजीनी, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन डैश जनवरी 1916, जनवरी 1915, मार्च 1921, अप्रैल 1917। तो याद करो 1915 में आए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। जनवरी 1915 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह। ए, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। बी, इट इज द वेपन ऑफ वीक। डी, अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिसिट पेन ऑन एडवर्सरी।
या ऑप्शन डी ए एंड सी? देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सत्याग्रह के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, सही बात है। इट इज़ अ वीपन ऑफ वीक लोगों की वो कमजोरी थी, वीक लोगों का हथियार था, नहीं, उन्होंने हथियार बनाया सत्याग्रह को था, बट वो कमजोर नहीं थे। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिसिट पेन ऑन द एडवर्सरी, एक सत्याग्रही कभी भी सामने वाले के ऊपर अटैक नहीं करेगा, उसको पेन नहीं पहुंचाएगा। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो डी ऑप्शन है ए एंड सी जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ए एंड सी जो कि डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखा था 1901 में? तो हिंद स्वराज लिखी थी महात्मा गांधी ने। और हिंद स्वराज के अंदर बेसिकली क्या लिखा था? हिंद स्वराज में उन्होंने ये मेंशन किया था कि तुम ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल कर रहे हो, तो तुम तब तक रूल कर रहे हो जब तक तुम उनकी बात मान रहे हो। अगर तुम उनकी बात मानना बंद कर दोगे तो ब्रिटिशर्स तुम पे रूल करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हिंद स्वराज है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, डैश एंड डैश फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। किसने और किसने मिलके बनाई थी स्वराज पार्टी? तो ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू एंड सी आर दास, और लास्ट डी जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी। देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना, स्वराज पार्टी की जब भी बात आएगी सी आर दास की बात आएगी। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर बनाई थी स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ए सही आंसर है इसका। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू डांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ डैश। गांधी जी ने साबरमती से लेकर डांडी तक कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया था? देखो वो हर दिन 12 किलोमीटर चलते थे, और वो हर दिन 12 माइल्स चलते थे, और वो चले थे 20 दिन तक। तो टोटल होता है 240 माइल्स। एक दिन का 12 माइल, 10 दिन का 120 माइल, 20 दिन चले थे तो 120 का डबल कर दो 240 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज दी सत्याग्रह? सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? तो याद रखो सत्याग्रह 3 जगह हुआ था, बिना सोचे समझे सीधा याद रखोगे तुम्हें 3 जगह हुआ था, चंपारण में, बिहार में और खेड़ा में, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? वेंडेड, याद रखना वेंडेड। कब हुआ था जलियांवाला बाग? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मार्शल एक्ट कब लगा था, मार्शल लॉ कब लगा था? तो मार्शल लॉ इससे 3 दिन पहले लगा था, 10 अप्रैल को, ठीक है। उससे पहले 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल पे बैठे थे, उससे पहले रॉलेट एक्ट लगा था, ठीक है। नेक्स्ट, विच 2 मुस्लिम ब्रदर्स सपोर्टेड द मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी? कौन से 2 मुस्लिम ब्रदर्स थे जिन्होंने गांधी जी के साथ मूवमेंट ज्वाइन किया था और सपोर्ट किया था? तो याद रखना मोहम्मद अली एंड शौकत अली इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? पिकेट का मीनिंग क्या होता है? याद रखो पिकेट का मीनिंग होता है कि कभी अगर हम किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना के एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे, वो कभी भी किसी शॉप में एंटर नहीं होने देंगे, बाकी पब्लिक को किसी ऑफिस में नहीं जाने देंगे, किसी फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, ठीक है। लोग पिकेट बना के खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये है लोग एक ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे, ना तो वो आपको शॉप में जाने देंगे, ना फैक्ट्री में जाने देंगे, ना ऑफिस में जाने देंगे। और ऐसा बेसिकली हुआ था जब जलियांवाला मसाकर हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हुआ था वो हर जगह पे वायलेंस क्रिएट हो गया था, लोगों ने पिकेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, किसी भी फॉरेन शॉप पे जाने के लिए मना कर दिया था, फॉरेन लिक्विड शॉप्स में जाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने पिकेट्स बनाए थे। व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हॉल्टेड बाय महात्मा गांधी एंड वाई? देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब वापस ले लिया गया था, एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है, कब बंद हो गया था? तो वो हुआ था 1922 में चौरा चौरी के इंसिडेंट के बाद, क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट में हो गया था विवाद, वहाँ पे नॉर्मल प्रोटेस्टर इंडिया के प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने बेवजह उन पे लाठी बरसाई, बदले में विवाद हो गया, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी मारे गए जो कि ब्रिटिश थे, और वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो वहीं पे महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, ठीक है, ये मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द करेंसी यूज्ड फॉर मोर देन अ मिलेनिया इन एंशियंट ट्रेड? एंशियंट ट्रेड में सबसे पहले
कौन सी करेंसी यूज होती थी, तो वहां पे यूज होती थी काउरीज, ठीक है, काउरीज यूज होती थी सबसे पहले। और ये क्वेश्चन है अपने चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से, ठीक है। तो ग्लोबल वर्ल्ड में याद करो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हो रहा था, सिल्क रूट था, तो वहां पे जो पहली करेंसी थी वो थी काउरीज, ठीक है, काउरीज। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वर्ल्ड का एग्जैक्टली मीनिंग समझो, सिंपल सा, ग्लोबल वर्ल्ड, तो अगर कोई ऐसा वर्ल्ड हो जहां पे मैं ट्रेड कर सकूं, माइग्रेशन कर सकूं, काम ढूंढ सकूं, ठीक है, मूवमेंट कर सकूं, कैपिटल्स को भी लेके जा सकूं, मतलब मेरी करेंसी दूसरी देश की करेंसी में जा रहा है, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस को भी अगर मैं चेंज कर रहा हूं या ट्रेवल करवा रहा हूं, तो वो सारा का सारा बनाता है ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन है बी, जो कि सही आंसर है। व्हाट इज मेंट बाय सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है, सिल्क रूट इज बेसिकली अ पॉइंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज ट्रेवलिंग टू द वेरियस रूट। चाइना से स्टार्ट हुआ था सिल्क रूट, क्यों, क्योंकि चाइना का सिल्क वर्ल्ड का बेस्ट सिल्क माना जाता था। और चाइना के वेस्ट में, चाइना खुद एशिया में आता है, वेस्ट साइड में जब तुम जाते जाओगे तो फिर वहां पे वेस्ट की तरफ सारी की सारी अरब कंट्रीज मिलेंगी तुम्हें। अरब कंट्रीज के बाद यूरोप गया, यूरोप के बाद नॉर्दर्न अफ्रीका में रहा है, तो सिल्क रूट तुम्हारी ये है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन है ए। अगला, व्हाट एक्सचेंज डिड यूरोप रिटर्न टू एशिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। हमें क्या एक्सचेंज मिल रहा था जब यूरोप को अपन, जैसे अपन एशिया में, एशिया से हम यहाँ से तो भेज रहे थे मसाले, जो कि इंडिया के मसाले, इंडिया का बेसिकली टेक्सटाइल वर्ल्ड का बेस्ट टेक्सटाइल था, कॉटन भी हमारा बेस्ट था, तो बदले में हम यूरोप से क्या ले रहे थे, तो हम बदले में यूरोप से ले रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर। ये याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर हम वहां से ले रहे थे, और एशिया से जा रहा था सिल्क, सिल्क जो कि चाइना से, कॉटन जो कि इंडिया से, एंड स्पाइसेस वो भी इंडिया के फेमस थे। नेक्स्ट, विच फूड वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया, सॉरी, विच फूड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। देखो पहले तो याद रखो, बहुत समय तक तो यूरोप एंड एशिया ही था, अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। गलती से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी, और जब अमेरिका की खोज हुई तो बहुत सारे फूड की भी खोज हो गई थी। तो वो जो फूड की खोज हुई वो फूड थे पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें बहुत सारे समय तक तो यही नहीं पता था कि ये सब खाना भी कुछ होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो इसका है ए सही आंसर। वट वर द कॉर्न लॉ अबाउट इन द ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी। ये जो कॉर्न लॉज थे वो बेसिकली क्या बता रहे थे, ए, मोन कॉर्न टू बी इम्पोर्टेड ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड कॉर्न, पुशिंग अप द प्राइस ऑफ कॉर्न इन द सेंचुरी, या रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न इज अ राइट आंसर। वो कॉर्न का इम्पोर्ट कराना ही बंद कर रहे थे, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर लग गए थे कॉर्न लॉज, जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो चुका था, और ब्रिटिशर्स मजबूर कर रहे थे लोगों को, सिर्फ और सिर्फ तुम कॉर्न खाओगे और बाकी कोई खाना नहीं खाने वाले हो तुम, जिसके खिलाफ लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडेंचर्ड लेबर। जब भी बात आ जाए कि इंडेंचर्ड लेबर क्या है, तो तुम जाओगे बॉन्डेड लेबर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर अ एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जब भी इंडेंचर्ड लेबर की बात आएगी तो तुम बोलोगे कि इंडेंचर्ड लेबर वो काइंड ऑफ लेबर था जहाँ पे लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे और स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उन्हें अपनी कंट्री से घर जाने तक के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का साइन होते थे। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट वॉट। देखो, अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी सोसाइटी के अंदर तो वो सस्टेन तभी कर पाएगी जब उसके अंदर एग्जैक्टली कुछ चीजें होंगी। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन अ मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। अगर मास कंजप्शन नहीं होगा और मास प्रोडक्शन होता जाएगा तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो मास कंजप्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मास कंजप्शन और मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वालिटी में कोई भी क्वांटिटी में चीज़ों को बनाया जा रहा है। मास कंजप्शन मतलब उतनी ही बल्क क्वांटिटी में उन चीज़ों को कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट,
What steps were taken in the Bretton Woods Conference in 1944? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, याद रखो ब्रिटेन वुड बेसिकली एक्सचेंज ऑफ करेंसी था जो यूनिफाइड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, लेकिन ये सारी की सारी करेंसी एक्सचेंज हट गया था कब? जब आ गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। जब वर्ल्ड बैंक आ गया तो वर्ल्ड बैंक ने सारी की सारी कंट्री को इसके अंदर अपने रजिस्टर्ड किया था और वर्ल्ड बैंक से तुम लोन ले सकते हो, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक भी किसी भी कंट्री से लोन ले सकता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज अ वेल नोन पियोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन यूएस एट द टाइम? याद रखो उस टाइम पे एक ही बंदा था यूएस के अंदर, वैसे तो बहुत नाम है बट फेमस नाम करें तो हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो था वो टेक में, कार्स इंडस्ट्री में उसने तोड़ फोड़ मचा रखी थी। वो बेसिकली बहुत डेवलपमेंट कर रहा था, यूएस का रहने वाला था। मास प्रोडक्शन में सबसे पहले हेनरी फोर्ड का नाम आता था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है फर्स्ट एंड द अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, शुरुआती टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट, लंडन in fact came to be known as dash before the cloth was sold in the international market, ठीक है। लंदन को बेसिकली वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? जब क्लोथ इंटरनेशनल मार्केट में सेल होते तो देखो जाहिर सी बात है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्लोथ सेल हो रहे हैं तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर माना जाता था। वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को फिनिशिंग सेंटर मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में बना के मार्केट में लॉन्च करवाता, ठीक है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉटन मिल? तो कॉटन मिल इंट्रोड्यूस करी थी रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए जेम्स वॉट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? तो याद करो स्टीम इंजन हुआ करते थे, जेम्स वॉट ने इंट्रोड्यूस किया था, बट यहाँ पे आंसर है डी, रिचर्ड आर्कराइट। विच वर द नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स दैट वर कमिंग अप? नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स जो अब उभर के आ रहे थे वो थे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर। ये सारे के सारे काम उभर कर आ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इस टॉपिक को उठाया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैकेनिकल सेक्टर के अलावा ये भी निकल के आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड? देखो जब भी स्टीम इंजन की बात होगी अगर जेम्स वॉट ऑप्शन में है तो जेम्स वॉट ही सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि स्टीम इंजन बनाया किसने था? जेम्स वॉट ने, ठीक है। और उसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था, रजिस्ट्री भी करा रखी थी उसने इस टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट, वाई वर हैंडमेड गुड्स पॉपुलर इन इंग्लैंड? इंग्लैंड के अंदर हैंडमेड गुड्स क्यों पॉपुलर थे? वो इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स स्पेशली बाय द एरिस्टोक्रेट्स एंड द ब्यूरोक्रेटिक क्लास, ठीक है। अब समझो, हैंडमेड गुड्स पॉपुलर इंग्लैंड में इसलिए थे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो मार्केट थी वो ना क्रिएटिविटी चाहती। तो अगर कोई प्रोडक्ट हैंड से बन रहा है तो हम उसकी शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो इसलिए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डैश इन द 1840s। जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयड थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में 1840s तक जाते जाते उनकी संख्या डबल हो गई थी क्योंकि बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, बिफोर द एज ऑफ द मशीन इंडस्ट्री वेयर डिड द फाइनर वेराइटी ऑफ सिल्क कॉटन गुड्स कम फ्रॉम? देखो, बिफोर द एज ऑफ अ मशीन इंडस्ट्री वेयर डिड द फाइनर वेराइटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन गुड्स कम फ्रॉम? सिल्क एंड कॉटन गुड्स कहाँ से आ रहा था? जब मशीन इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले तो याद रखना था सिल्क आता था चाइना से, कॉटन आता था इंडिया से, बट यहाँ पे चाइना ऑप्शन में नहीं है, इंडिया है। तो इंडिया के अंदर से भी सिल्क एंड कॉटन, और कॉटन जो कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का मिलता था वो इंडिया में मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ईयर डैश द फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगिन प्रोडक्शन? बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1874।
1874 के अंदर फर्स्ट स्पाइनिंग मशीन आ गई थी, वीविंग मिल आ गई थी, ठीक है, मद्रास के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ जॉबर? जॉबर का रोल क्या है? नाम से ही है जॉबर, जॉबर मतलब वो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, जॉब प्रोवाइड करे, नई चीज़ों को, नए लोगों को रिक्रूट करे, ठीक है, वो होता है जॉबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फर्स्ट बिगिन? सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ पर हुई थी? ईस्ट एशिया, यूरोप, इंडिया, अमेरिका। तो इसका आंसर है ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया में भी जगह है चाइना। चाइना में सबसे पहले प्रिंट आया था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वर द बुक्स इन चाइना प्रिंटेड? चाइना के अंदर बुक्स कैसे प्रिंट होती थी? चाइना के अंदर बुक्स प्रिंट होती थी बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, ठीक है। वुड ब्लॉक के ऊपर जो भी इंक होती थी, उस इंक को वो शीट के ऊपर रखते थे और रब करते थे, और वहां से शुरुआत हुई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की और प्रिंटिंग की, ठीक है, दुनिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। Who introduced hand printing technology into Japan around 768-760 में? जापान में कौन लेके गया था प्रिंट? तो वहां पे प्रिंट लेके गए थे बुद्धिस्ट मिशनरीज, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान, ठीक है। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि जापान के अंदर सबसे पहली और पुरानी बुक कौन सी लिखी गई थी? तो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र was the first book that has been written, okay. Next, in 1925 Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. What knowledge did he carry back with him? मार्को पोलो जो दुनिया की सैर पर निकला हुआ था, जब वापस आ रहा था तो उसने आखिरी कंट्री चाइना में एक्सप्लोर किया था, चाइना में घूमा था। तो वो अपने साथ वहाँ से क्या लेके आया था? तो वो अपने साथ वहाँ से लेके आया था द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि अभी हमने सुना है कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो चाइना में हो रही थी, और ये लास्ट चाइना से गया था अपनी कंट्री में, तो ये यहाँ से वुड ब्लॉक की टेक्नोलॉजी ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेलम? वेलम क्या होता है? तो वेलम होता है अ पार्चमेंट मेड अप फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल की स्किन से बनाते थे शीट्स, और शीट्स पे ये लोग लिखते थे उस टाइम पे, तो इसको बोलते हैं वेलम, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चैप बुक? चैप बुक क्या होती है? तो चैप बुक नाम से ही लग रहा है छोटी सी किताब है, पॉकेट साइज। देखा होगा तुम बस के अंदर जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो बहुत सारी किताबें सेल करने के लिए आते हैं, उनको चैपमैन बोलते हैं। और चैपमैन क्या करता है? चैप बुक्स को सेल करता है। चैप बुक क्या होता है? पॉकेट साइज्ड बुक होती हैं दैट वर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पेडलर्स कॉल्ड चैपमैन, ठीक है। चैपमैन इसको सेल करता है। नेक्स्ट, Who proclaimed tremble therefore tyrants of the world tremble before the virtual writer? ये किसने प्रोक्लेम किया था ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? और इसके अंदर तुम्हें याद है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने एक स्टेटमेंट और दी थी, जहां उसने ये बोला था कि ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है ये मोस्ट पावरफुल टूल है, और यूरोप को इससे बचाया जा सकता है। जितना भी यूरोप के अंदर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, अरिस्टोक्रेट्स चल रहे थे, उससे। तो लुइस सेबेस्टियन का नाम आएगा जब भी बात आएगी ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के, ठीक है। और इन सब का मतलब है कि प्रिंट को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि प्रिंट कैसे हेल्प कर सकता है आगे फ्यूचर में दुनिया को, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वर द एंशिएंट हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया प्रिजर्व्ड? कैसे हम उनको बचाते थे? जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया में लिखी जाती थी, जो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, 3 लैंग्वेज थी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, उसके अंदर लिखा जाता था। तो बट हम इनको बचा के कैसे रखते थे? तो याद रखना, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसके ऊपर एक वुड ब्लॉक रखा जाता था, फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती थी, और इनको एक धागे से सिला जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर है आइदर प्रेस्ड बिटवीन द वुड कवर्स और स्वीन टुगेदर, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रोट मेनली ऑन द इश्यूज ऑफ विमेन, कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल इशू और इकोनॉमी। तो हमें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी लाइफ ऑलमोस्ट वो गई है कास्ट सिस्टम, दलित, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये है बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, सीन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। What was the Vernacular Press Act of 1878 about? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या बोलता था 1878 का? तो समझो इस टॉपिक को। वर्नाकुलर एक्ट बोलता था कि जितनी भी प्रिंट आ चुकी है अब इंडिया में, तो इंडिया में उस टाइम में ब्रिटिश भी रूल कर रहे थे, तो लोग क्या करते थे, वर्नाकुलर होता है मतलब बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस, तो लोग लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट लिखते थे।
तो लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने ये बोल दिया था कि ये जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं लोकल लैंग्वेजेस में, तुम सारी की सारी चीज़ों को सेंसर करोगे, तुम एक बार देखोगे ये बेसिकली लिख के आ रहे हैं, अगर ये सही लिख रहे हैं तो इसको पास किया जाएगा, अगर गलत लिखते थे तो इसमें लोगों को जेल भी हो जाती थी। और तो बाल गंगाधर तिलक जो बेसिकली थे वो 1 साल जेल भी गए हैं। उन्होंने किताब लिखी थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, ठीक है, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हैं हमारे 50 MCQs। इसके बाद मैं वापस से 50 MCQs लाऊंगा और हिस्ट्री खत्म होगी। कल और परसों में आई विल ट्राई कि मैं सिविक्स के और इकोनॉमिक्स के MCQs पोस्ट करूं। सिविक्स के तो ऑलरेडी मैं करूंगा ही करूंगा कल, ठीक है, और बाकी एग्जाम से पहले हम 400 MCQs देख लेंगे पूरे के पूरे SST की। ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।